हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का 6 चैप्टर टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन का पार्ट 1 का हिंदी समरी, यानी कि नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की तरफ रुख लेते हैं। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर का नगर था, या एक प्रशासनिक केंद्र, या एक कमर्शियल शहर, एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के होते थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ कमर्शियल कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी हुआ करते थे। अब देखते हैं इसमें से हम लोग एक एक प्रत्येक जो केंद्र हैं उसके बारे में। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, यानी कि प्रशासनिक केंद्र। चैप्टर 2 में हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा। अब हम लोग थोड़ी सी अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, उसकी यात्रा पर चलते हैं। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। लोग नगर के वास्तुकार कंजूर मल्लन राजरात पेरुथन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उकेरा था। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश भी जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालिये बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झाड़ियाँ बनाने का कपड़ा तथा राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामीमलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। नेक्स्ट है इसका टॉपिक टेम्पल, टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, यानी कि मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। इसके साथ साथ तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, यानी कि घंटा धातु और लुप्त मोम की तकनीक। इस फिगर में जो दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और टीन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीपकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वो पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी।
जब वो धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक ऊपर से हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो ये हमने देखा ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक को। अब आगे देखते हैं। मंदिर के कर्ता धाता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थी एवं तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास वे सभी बसने लगे। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का शुभारंभ हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल स्वामीन यानी कि भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। तीर्थ स्थान भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन और तिरुवन्नमलाई जो तमिलनाडु में स्थित है, ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान में मौजूद है। 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह-अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं सदी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं जितने भी श्रद्धालु थे वे सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स यानी कि छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा, होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट कहा जाता था। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार भी हुआ करते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में अस्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए भी आया करते थे। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इसके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे यानी कि टैक्स लगाते थे और कभी कभी इन टैक्स के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिर को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा तथा कुछ धनाढ़ व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेख में किया गया है जो आज भी पाए जाते थे। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बताया गया है, टैक्सेज ऑन मार्केट। इसको भी देख लेते हैं, यानी कि बाजार पे जो टैक्स लगते थे उसके बारे में। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश यहाँ पे दिया गया है, जिससे वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूले जा सकते थे। यहाँ बताया गया है कि क्या क्या टैक्स के रूप में दिया जाता था। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर भी टैक्स लगते थे। अगला टॉपिक है ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, यानी कि बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वो मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे
और अपने हित की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। यह व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे उन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारी द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजार में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, यानी कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो मसाले उगाए जाते थे, जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सूंठ इत्यादि यूरोपीय व्यंजन के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाती थी। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्राफ्ट्स इन टाउन को देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।